प्रोटेक्ट कीजिए। यूज सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, आपका मोबाइल या कंप्यूटर में सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर यूज कीजिए। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जो मैंने अभी बोला, एनेबल टू एफए ऑन अकाउंट ऑन योर अकाउंट्स टू ऐड ए लेयर ऑफ स्क्रूटनी इफ स्कैमर्स ट्राइंग टू एक्सेस देम। आपका कंप्यूटर मोबाइल में टू लेयर सिक्योरिटी सिस्टम कीजिए, कि अगर वो आपका हैक करने का भी कोशिश करे तो सक्सेसफुल ना हो। एडुकेट योरसेल्फ एंड अदर्स, खुद समझिए, दिमाग में रखिए, भूल मत जाइए। और दोस्त परिवार को, दूसरा अदर्स जो है उनको भी बताइए, समझाइए। डरने का कुछ नहीं है, खाली ठंडा दिमाग से इसको निपटना है। ये फ्रॉड लोग है, लोग से कोई ज्यादा टेंशन का बात नहीं, जो भी बोले बोलने दीजिए। मेरा पास जो घटना हुआ था मैं बताया आपको कुछ मिनट पहले ही, तो इसीलिए डरिए मत। इसको आज नहीं तो कल या परसों या एक महीना बाद या 6 महीना बाद किसी ना किसी को फेस करना ही है। तो फेस करने का तरीका भी मैं संक्षेप में बता दिया। ठीक है स्कैम्स असीम लाइक राणा जी। हाँ जी ठीक है, ओके 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 ओके, थैंक यू। जी। तो द्विवेदी जी, मैं थोड़ा इसके ऊपर हाईलाइट करना चाहता हूं कि जैसे हमें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंप्यूटर ऑपरेशन आवश्यक रूप से समझाना चाहिए, उसी तरह डिजिटल हमारी ऑनलाइन सिस्टम जो है उससे ज्यादा भी, इससे ज्यादा जरूरत इसकी समझने की है हमें। इसमें किस तरह से हमने असेस टू कंट्रोल द सिस्टम ऑफ टेम्परिंग विद mishandling system of user code and password etc is required to be maintained by the applicant or by the individual concerned. इसी तरह data security is very important in the case of digital use and exercise of our system. Otherwise it is very difficult to be secured in the case of such mishappenings, for which legal and other remedies before the police authority we can escape our issues, but it is very necessary to have thorough knowledge about the digital protection of our rights, for which it is necessary to have expert opinion from the different sides of the intelligence covered by the system, maintained by the government as well as by the system, so that people may be aware about the things. Otherwise it is very difficult to pull on the system in a routine manner. जी, राज तिवारी जी भी अपने कार्यक्रम में हैं, ग्वालियर से हैं राज तिवारी जी। राज तिवारी जी, आज के टॉपिक पर आपके क्या विचार हैं? जी सभी को नमस्कार। हाँ नमस्कार। शिवानंद जी, ये साइबर फ्रॉड बहुत बड़े स्तर पे चल रहा है अभी, और मेरे को नहीं लगता कि किसी के फोन कॉल इस पे बचे होंगे। सबके फोनों पे, सबके इस पे सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं मैसेज और फोन आते ही है। तो एक इंसिडेंस बताता हूँ मैं अपना खुद का ही। अभी लगभग 1 महीने पहले मेरे पास में कॉल आया दिल्ली एयरपोर्ट से, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से। तो बोलते हैं कि आपके नाम से एक पार्सल है हमारे पास में। तो मैंने बोला बताओ आपके पास में कैसे आया। कह रहा है नहीं, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे आपका एक पार्सल पकड़ा गया है। तो मैंने बोला ठीक है, पकड़ा गया है तो क्या करना है। तो कह रहा है इसमें कुछ इलीगल चीजें निकली हैं, जैसे पासपोर्ट निकले हैं और एटीएम कार्ड निकले हैं। तो मैंने बोला आपको कैसे पता चला, आपने मेरा पार्सल खोला क्यों, जब मैंने बुक किया था तो आपने मेरा पार्सल क्यों खोला भैया। अरे कि वो स्कैनर में कैच हो गई। मैंने बोला एटीएम तो होते नहीं स्कैनर में कैच। अरे फिर बोलता है कि इसमें इलीगल ड्रग्स और कुछ ऐसा निकला है। तो मैंने बोला ड्रग्स निकला है तो मेरे को आप उसका फोटो और वीडियो बना के भेज दो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, जो आपने मेरा पार्सल खोला हुआ है उसको मेरा वीडियो बनाओ, तब तो मैं पता करूंगा। कहने नहीं, एड्रेस तो आपका ही है इस पे। मैंने बोला मैं दिल्ली में रहता ही नहीं हूँ भैया। कह रहा दिल्ली में कभी आप आए हो। मैंने बोला बिल्कुल आया, 3 महीने पहले आया था। तो बोलते होटल में रुके थे, मैं बिल्कुल रुका था। तो आपकी आईडी लगाई होगी, नहीं सब होटल वाले लगाते हैं। तो वो इस तरह से करने लगा, कह रहे आप दिल्ली आ जाओ 2 घंटे के अंदर, और यहाँ पर आपको मिल लो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे। तो मैंने बोला कि दिल्ली आने से फायदा नहीं है ना, मैं अपने थाने में जाऊंगा। आप जिस तरह से मेरे खिलाफ ये करने वाले हैं तो मैं अपने थाने, संबंधित थाने, मेरे घर के बगल का थाने में उसमें सूचित करूंगा। तो बोलता है नहीं, फिर वो और डराने लगा। तो फिर मैंने बोला कि मैं थाने ही जा रहा हूँ, मेरे पास में ही 1 किलोमीटर दूर मेरे घर से थाना। तो वो करके फोन काट दिया।
मैंने एक ट्वीट किया दिल्ली एयरपोर्ट को और दिल्ली पुलिस को, उस नंबर का वो डालते हुए कि इस नंबर से मेरे पास में कॉल आया है और इस तरह से बोल रहा है कि आपको अरेस्ट किया जाएगा, नहीं तो आप यहाँ पर आ जाओ और ऐसे हमसे मिल लो फलाना ढिमका। तो दिल्ली पुलिस का फिर रिप्लाई आया उसके बाद में मेरे पास में, 2 बार रिप्लाई किया उन्होंने, और एयरपोर्ट से भी आया कि ये सब साइबर फ्रॉड है और इनका कोई रिप्लाई करना नहीं है आपको, ना ही इनका कोई जवाब देना है। तो इस तरह से ये फ्रॉड करते हैं। अभी एक रिसेंटली परसों ही बैंक से आया कि हम आपके इनकम टैक्स से बोल रहे हैं और आपके खाते से हम पैसे काट रहे हैं। तो मैंने बोला हम इनकम टैक्स से बोल रहे हो, क्या मेरे नहीं बोलने पे आप पैसे नहीं काटोगे? तो बोलते हैं नहीं काटेंगे। तो फिर मैंने कहा मेरे नहीं बोलने से पैसे काटना ही है आपको तो काट ही लो फिर, मेरे को फोन क्यों किया है ये बताने के लिए? काटोगे तो मैं तो देख मेरे मेरे मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा। तो वो समझ गया तो फोन काट दिया। तो इस तरह से ये फोन करते हैं और डराते हैं, लोगों को धमकाते हैं। आशीष नारायण जी ने बहुत सही कहा कहा कि पुलिस इंस्पेक्टर बन के भी फोन करते हैं वो। और ऐसे इंसिडेंट्स हमारे साथ वालों के साथ में होते ही रहते हैं। एक मित्र थे मेरे, उनके हम साथ में खड़े होकर चाय पी रहे थे, उनके पास में फोन आया, इंस्पेक्टर बोल रहे क्लोज करके बात किया, और फाइनली पता है कितने पैसे मांगे उसने? कह रहा मेरे को 1100 रुपये 1200 रुपये फोन पे कर दो। तो मैंने बोला यार कैसे इंस्पेक्टर हो तुम, 1200 रुपये में सेटल कर रहे हो अपना मामला? तो बाद में ना उसकी हम वापस भी नहीं करते, उनको लगता है कि नहीं, ये फंस जाएगा तो करते हैं। बाकी फिर इधर से कॉल करते हो तो फिर वो कॉल जाता भी नहीं है। फर्जी वेबसाइट्स बनाते हैं। फर्जी वेबसाइट्स मतलब कि एक दो आगे पीछे कर देंगे नंबर। तो इस तरह से भी फ्रॉड करते हैं। कोई आपको एक ऐप इंस्टॉल करवा देंगे वो कि ये वाला ऐप इंस्टॉल कर लो आपसे ये हो जाएगा। तो वो ऐप इंस्टॉल से भी, जैसे ही ऐप करोगे तो आपकी पूरी जानकारी वो साझा करते जाएंगे। तो इस तरह से वो लगातार उनका फ्रॉड चलता रहता है। ईमेल के माध्यम से भी वो लिंक भेजते हैं। अभी अभी भी आते हैं, पहले भी एक ईमेल के जरिए से भी फ्रॉड करते थे कि मैं एयरपोर्ट पे आ गया हूँ, बाहर से बोल रहा हूँ आपका 5-7 करोड़ रुपए का वो लॉटरी निकला हुआ है, और हम एयरपोर्ट पे खड़े हैं लेकिन यहाँ पर इंडियन करेंसी नहीं है हमारे पास में, तो हमें एंट्री नहीं मिल रही भारत में आने के लिए। तो आप हमारे फोन में हमारे हमारा अकाउंट नंबर है, इसमें आप पैसे ट्रांसफर कर दो, तो हम इनको इंडियन करेंसी निकाल के दे देंगे और हम इसके बाद में हम यहाँ पे आ जाएंगे और आपको पूरा पैसा दे देंगे। हमने बोला भैया आप मैं हमें आधा ही पैसा दे दो, उसमें से 5 करोड़ में से 2.5 करोड़ जो अधिकारी हैं एयरपोर्ट पे उनको दे दो आप 5 करोड़ में से। तो ये इन्होंने एक वो बना के रखा हुआ है। और आजकल तो लोग भी थोड़े अवेयर हो गए हैं, जैसे उनके पास फोन आता है तो पहले तो ब्लॉक कर देते हैं उसको, और ऐड उस पर डाल भी देते हैं कि फ्रॉड है, Recording फ्रॉड stopped. करके। तो जिस तरह से आप किसी के जिसको भी कॉल करते हैं तो पहले से लिख के आता है अपने ट्रू कॉलर पर कि ये फ्रॉड है, ये कंपनी है। आजकल वो स्टॉक मार्केट वाले भी है, वो फोन करते हैं कि आपका हमें आपका अकाउंट नंबर, ट्रेडिंग अकाउंट, डीमेट अकाउंट नंबर बता दो और हम आपके टिप्स ले लो, हमसे पहले फ्री ले लो, फिर हम पैसे से कराएंगे, फिर आपको ये ट्रेडिंग करवाएंगे। तो इस तरह से क्रेडिट कार्ड वाले तो मेरे को लग रहा है दिन में 3-4 बार फोन करते हैं। Recording in progress. क्रेडिट कार्ड वाले तो संडे मंडे छुट्टी 7 बजे 8 बजे कुछ नहीं देखते, वो तो संडे को फोन करते हैं, बोलते हैं एसबीआई से बोल रहे हैं। मैं बोला भैया एसबीआई दिन में काम नहीं करती भैया, रात को कहाँ से आ गए तुम, वो भी छुट्टी वाले दिन। वो एक्चुअली राज तिवारी जी, उन लोग को ट्रेनिंग चल रहा है, इसलिए संडे रात पता नहीं रहता है उन लोग को, ट्रेनिंग में ऐसा गलती हाँ, होता मैं है। मैं यही बोलता हूँ उनको, भाई एसबीआई वाले दिन में काम नहीं करते हो, छुट्टी वाले दिन तो कैसे भी नहीं करते हो, आप भाई रात रात को लगे हो। हाँ, दूसरी बात यह है कि आप उनसे उनकी पर्सनल जानकारी मांगो ना, जैसे हमसे पूछते हैं आप कहाँ के रहने वाले हो, अकाउंट नंबर ये वो। आप सर उनसे उतना ही पूछ लो कि आपका मेन ऑफिस कहाँ से बोल रहे हो, किस ब्रांच से बोल रहे हो। वो आपको कभी अपनी ब्रांच नहीं बताएंगे। मैंने पूछा उनको कई बार कि आप अपनी ब्रांच तो बता दो मेरे को, बोलते हैं नहीं हम दिल्ली में हैं। दिल्ली तो भैया पूरा राजधानी है, कहीं तो एरिया होगा, कोई राज पिन तिवारी कोड होगा, जी, आपका चोर कोई कभी ऑफिस अपना होगा पता आपका। बताता है? हाँ, तो चोर कोई कभी ऑफिस, अपना सही पता बताता है किसी को? तो उनका यही कहना होता है कि ये हमारी निजी जानकारी है। तो मैंने बोला आप जो मेरे से पूछ रहे हो वो क्या पब्लिकली जानकारी थोड़ी है? मेरे अकाउंट नंबर की जानकारी पब्लिकली कर दूंगा क्या मैं, या मेरी पब्लिक उसको वाली तो है नहीं। 8-1 समझा दीजिए। हाँ, तो वो नहीं सर, वो 8 1 में ही है, इसीलिए वो निजी जानकारी बता के छुपा रहा है।
वो सब पता है उसको। तो इसलिए एक केवाईसी के नाम से बड़ा फ्रॉड होता है सर, कि आपका हम केवाईसी करवा देंगे और ये जानकारी बता दो, बैंक से बोल रहे हैं। एक बार मेरी माँ के पास में फोन आया बहुत टाइम पहले कि हम बैंक से बोल रहे हैं केवाईसी। मम्मी को पता नहीं केवाईसी क्या होती है, तो कह रहा है आपके खाते की जानकारी। मम्मी ने बोला मेरा खाता ही नहीं है, बहन कहाँ से फोन कर रही है तू मेरे को। तो इस तरह से भी वो मतलब कस्टमर को ऐसे ढूंढते हैं वो। इसके लिए सर कुछ चीजें हैं, जैसे अपने सोशल मीडिया के या अपने अकाउंट के जो पासवर्ड है उनको थोड़ा मजबूत रखने की जरूरत है अपन को। और ये फालतू की जो लिंक्स आती हैं या अपन को फालतू के सॉफ्टवेयर है इनको कभी ऐसे डाउनलोड नहीं करना चाहिए, ऐप्स को भी डाउनलोड नहीं करना चाहिए। खासकर से जब बोल रहे हैं तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि भैया ये वाला ऐप डाउनलोड कर। आजकल ये वाले गेमिंग के ऐप्स बहुत आ रहे हैं। कितने लोग सुसाइड कर रहे हैं इसकी वजह से, क्या होंगे अकाउंट लिंक हो जाता है उससे, पता चला छोटे बच्चे हैं, पिताजी का अकाउंट लिंक कर दिया उन्होंने अपने गेमिंग ऐप से, और उसमें उनके पैसे हैं 30 40 50 60 हजार रुपए, वो रख दिए उन्होंने और वो उड़ गए। अब बाद में पता चलता है पिताजी के पास में मैसेज आता है कि ये क्या हुआ। तब वो देखते हैं कि मेरा फोन अकाउंट कैसे लिंक हुआ। तो ये बच्चों से भी थोड़ा सुनिए सुनिए सावधानी बरतने की राज तिवारी जरूरत है। जी, राज तिवारी जी, एक चीज हम लोग को समझना भी चाहिए। पिताजी को भी कॉशस रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। बच्चों को कैसे पिताजी का अकाउंट नंबर पता चलेगा? कह दिया तो बच्चों के सामने सब डिस्कस करता है बैठ के। सर मैं बताऊं आपको, आजकल वो अकाउंट नंबर फोन पे से सब लिंक हो जाता है, सबको पता है बच्चों को पिताजी कौन से नंबर पे हमारा फोन पे अकाउंट चलाते हैं। नंबर, हमारा अकाउंट, सुने सुने, हमारा यूपीआई, यूपीआई से मैं पेमेंट करता हूँ। हमारा अकाउंट नंबर हमारा अलावा घर में कोई मेंबर को पता नहीं है, कैसे पता चलेगा? हम अगर नहीं बताएंगे तो? तो वही तो है सर, तो नहीं इसलिए सुनिए, बच्चा को कुछ रेस्ट्रिक्शन में घर में रखना होगा। खाली बच्चा प्यारा है बोल बिल्कुल के सब कुछ को उसको हम दिखा देंगे, बिल्कुल बता देंगे बिफोर गेनिंग द मैच्योरिटी, तो बच्चा ऐसा ही करेगा। चलिए बिल्कुल ऐसा आगे सर। करेगा। आगे आगे बढ़े कार्यक्रम में। देवेंद्र अग्रवाल जी हैं। देवेंद्र अग्रवाल जी, आज का जो कार्यक्रम है ये आपका डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड को लेकर के इस पर चर्चा चल रही है। तो आपके इस पर क्या विचार हैं, और आपके साथ भी क्या ऐसी कोई घटना घटी है, और लोगों को इसमें क्या करना चाहिए, साथ साथ की क्या सरकारी क्या प्रावधान है इसको रोकने के लिए, और इन सब चीजों पर? मुझे थोड़ा सा समय देंगे तो यह धन्यवाद होगा। एक्चुअली मैं थोड़ा देर हो गया था, मैं अभी अभी जस्ट घर पहुंचा हूँ। अनिल जी। कुमार जी, आपने हैंड रेज किया हुआ है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हरिद्वार। जी सर। जी सभी को सादर नमस्ते। मैं हाँ। एक छोटी सी घटना बताना चाहता हूँ जो कि बहुत सिंपल तरीके से हुई थी। पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा, पंजाब नेशनल बैंक से जो है हमारे एक साथी ने 10,000 रुपया एटीएम से निकालने गए थे, और वो एटीएम से पैसा निकला नहीं, तो और खाते से कट गया। तो उन्होंने कस्टमर केयर पे फोन करके अपनी कंप्लेन दर्ज करवाई कि हमारा पैसा निकला नहीं, ये हमें वापस किया जाए। इसके बाद उधर से फोन वापसी में आया कि हम कस्टमर केयर से बोल रहे हैं, पीएनबी से आपने कंप्लेन कराई है और आपका पैसा हम वापस करना चाह रहे हैं, आपके पास ओटीपी गया होगा और आप बता दीजिए। इस तरह से करके 2 बार उनसे ओटीपी पूछ करके उनके खाते से एक बार 10,000, एक बार 49,000 रुपए काट लिए। फिर तीसरी बार जब ओटीपी मांगा तो उन्होंने, उनको शक, मतलब शक तो दूसरे पे ही हो गया था। फिर तीसरी बार बताया नहीं। फिर वो जो है फिर पुलिस में एफआईआर ये सब साइबर में करवा दिए। साइबर वालों ने फिर नजदीकी थाने को भेजा, तो नजदीकी थाने ने एफआईआर ही नहीं लिखी थी। तो फिर मैं भी उसमें कप्तान साहब से मिलकर एफआईआर दर्ज करवाया। एफआईआर के बाद फिर 2 आरटीआई बनाई गई, एक जो है बैंक के खिलाफ, एक पुलिस के खिलाफ। 15 दिन बाद एप्लीकेशन एफआईआर के। फिर वो फर्स्ट अपील भी की गई बैंक के खिलाफ, और पुलिस के खिलाफ भी फर्स्ट अपील जब 1 महीना बीत गया। फिर फर्स्ट अपील के बाद जो है बैंक ने, पीएनबी बैंक ने उनके खाते में जितना पैसा कटा था, उन एक बार 10,000, एक बार 49,000, पूरा 59,000 रुपया उनके खाते में वापस कर दिया। और 10,000 जो एटीएम से कटे थे वो भी वापस करा। तो इस तरह का भी फ्रॉड हो रहा है। मतलब बैंक के इसमें मैं ये कहना चाह रहा था कि बैंक की भी, अधिकारियों की भी मिली भगत रहती है इसमें। धन्यवाद। सही बात है।
सर ये एक बड़ा फ्रॉड हुआ था अमेरिका के लोग के साथ भी। उसका एपिक चैनल में इसका डॉक्यूमेंट्री पिक्चर भी बनाया गया था। मैंने लिंक ये चैट बॉक्स में डाली हुई है। उससे भी हमें जानकारी मिल सकती है कि कैसे फ्रॉड करते हैं ये लोग। और बहुत बड़ा अमेरिका में फ्रॉड हुआ था। उन्होंने भारत सरकार की मदद लेके काफी लोगों को फिर जेल में डाला है। मैंने लिंक इसकी ऑफिशियल यूट्यूब पे है, डाली हुई है, ताकि हमें पता चले कि कैसे वो लोग फ्रॉड करते हैं। ऑफ डिजिटल कंट्रोल। ठीक है ना, और ये देख लीजिए और सर। आशीष नारायण विश्वास सर, मैं ये कहना चाहता था कि सरकार अभी जो ये अच्छा कोशिश कर रही है कि ये सभी फोन पे ने ये सब जानकारी प्रदान कर रही है कि फ्रॉड कॉल से बचे, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि सरकार को ये डॉक्यूमेंट्री बना के इसका वीडियो रखना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि किस तरह से फ्रॉड होता है? इसकी जानकारी सरकार को सार्वजनिक करनी चाहिए। देखिए साहब, मेरा अपनी सुझाव जो है, जी आप जो डॉक्यूमेंट्री बना के वीडियो करके देने के लिए बोल रहे हैं ना, कुछ जी फायदा जी नहीं होगा। जी कुछ फायदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ आपको, समझा रहा हूँ। 2005 में आरटीआई एक्ट हुआ है। अभी भी देखिए हम लोग का जितना मेंबर है इस ग्रुप में, कि जी 85% मेंबर को इसका आरटीआई का सेक्शन का बारे में पता नहीं है। सुन के आरटीआई करते हैं। तो आप क्या सोचते हैं जे वीडियो बना के दे देने से सबको एडुकेटेड हो जाएगा, सबको अलर्ट हो जाएगा और क्राइम नहीं होगा, डिजिटल अरेस्ट वगैरह ऐसा जो फ्रॉड होता है नहीं होगा? हम लोग सुनते हैं जितना टाइम हम लोग को सुनना चाहिए। जैसे हम लोग अभी मीटिंग में बैठे हैं, 1 बजे तक मीटिंग में हम लोग रहेंगे, हम लोग सब सुनेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सब सपना देख लेंगे, बस जैसे शाम को 3 बज जाएगा सब भूल जाएंगे। 95% लोग का आदत ये है। उनको खुद को समझना होगा। जब तक देखिए एक चीज, हम अगर नहीं चाहते हैं समझने के लिए, दुनिया में कोई भी ताकत नहीं है हमको समझाएगा। हमको खुद को अंदर से डिमांड आना चाहिए कि हाँ इसको हम समझेंगे। हम क्या थोड़ी साइबर एक्सपर्ट है? हम जो अभी आपको इतना पॉइंट बताया, मैं क्या साइबर एक्सपर्ट हूँ ना? मैं कोई साइबर क्राइम का मतलब एक्सपर्टी करके अच्छा सुझाव आके यहाँ बता रहा हूँ। आशीष 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 नारायण जी का अच्छा सुझाव है। इस पर आप लोग मंथन किया करिए और इसको स्वयं इसके बारे में जानिए और लोगों को इसके बारे में जागरूक करिए। आगे ललित सोनी जी ने हैंड रेज किया हुआ है, उनकी भी बात हम लोग सुन लेते हैं। ललित सोनी, जी भैया प्रणाम। आवाज आ रही भैया? नाम आ हाँ रही हाँ है। बोल। सबसे पहले तो सभी लोगों को प्रणाम। आज का टॉपिक बहुत अच्छा है। इससे जुड़ा हुआ मेरा एक बार मेरा सर अनुभव आपकी मैं आपको आवाज कट साझा कट के करना आ रही चाहता है हूँ। सर। आपकी अच्छा, आवाज कट कट के आ रही है। वो माइक्रोफोन की वजह से दिक्कत आ रही होगी। मेरा एक अनुभव ये रहा है कि मेरे एक रिलेटिव के अकाउंट से इस तरह से फर्जी फ्रॉड हुआ था। जैसा भी आशीष नारायण जी भाई साहब और उन्होंने सभी ने बताया कि भाई अपन उसकी कंप्लेन कर दे वगैरह, पर आमतौर पे कंप्लेन होने के बाद भी उस पे एक्शन आसानी से नहीं होता। ये मैंने एक ये चीज देखी। सेकंड नंबर पे जब इस विषय को लेके मैंने एक बार जो है कि यहाँ के ट्रेनिंग आईएएस अधिकारी आए थे, नाम ध्यान नहीं आ रहा, उस बात को करीब 5-6 साल हो गए हैं। तो उन्होंने एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण जानकारी साझा की थी। उसके अंदर उन्होंने ये बताया था कि जो प्रदेश सचिव, जो स्टेट के प्रदेश सचिव, उनके अंडर में कोई कमेटी गठित होती है। उस कमेटी के सामने अगर ये मुद्दा रखा जाता है तो एक तरह से वो कोर्ट की तरह कार्य करता है। तो ये मेरी थोड़ी सी जानकारी को वेरीफाई कीजिएगा, या गलत तो नहीं है, या अगर कुछ है तो इस तरह की कोई प्रोसेस होती है क्या? थोड़ा सा अगर कोई नॉलेज दे सके तो आप थोड़ा जरूर बताइए। ललित जी, मेरा एक बात कहना है। मैं दोबारा ये बात को कह रहा हूँ कि हम लोग को अलर्ट होना है। हम लोग को फंसना ही नहीं है। तो अगर हम लोग नहीं फंसेंगे, नहीं हम लोग को कोई फंसा पाएगा, तो कहानी यही खत्म। शुरुआत जैसे हमारा साथ हुआ था, मैंने बताया आपको घटना। मीटिंग में हम बताया कैसा हुआ था, मैंने क्या किया था। कभी भी अननोन नंबर में कॉल आता है, आपका नाम पूछ रहा, पता पूछ रहा, गलत बोलिए, नहीं तो बोलिए अब नहीं बोलेंगे, बोल के कट दीजिए, सीधा बात। पैदा होने से पहले उसको गला घोट दीजिए, समस्या ही पैदा नहीं होगा। उतना साइबर क्राइम कौन समझेगा, कौन वो किताब लेकर बैठेगा, ये होगा वो होगा। होने ही मत दीजिए, घटना घटने ही मत दीजिए। आपका देखिए एक चीज मैं फिर भी बोल रहा हूँ, कोई अननोन नंबर से अगर फोन आएगा, वो अगर रियल है, जेन्युइन है, तो वो जो बंदा फोन कर रहा है आपको पहले बोलेगा कि मेरा नाम ए है, मैं फलाना जगह से बोल रहा हूँ, आपका नंबर हमको फलाना आदमी से मिला है, मैं इस कारण आपको फोन कर रहा हूँ।
वो पहले साबित कर देगा जो वो जेन्युइन है, उसका बात करने का डिटेल्स देने का सिस्टम से आपको पता चल जाएगा। अगर फ्रॉड है तो पहले ये पूछेगा कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से बोल रहे हैं। तो मान लीजिए आप यूपी में रहते हैं, आपको अगर बात करने का, टाइम पास करने का इच्छा है, जैसे मेरा इच्छा था, मैं टाइम पास किया। हम रहते हैं बंगाल में, हमको बोला आप कहाँ रहते हैं, बोला हिमाचल में रहते हैं। आपका नाम क्या है, मेरा जो असली नाम है वो तो नहीं बताया, बोला गांगू तेली, लिख लो। यह टाइम पास करने का तरीका। अगर टाइम नहीं है तो सीधा बोल दीजिए, लाइन काट दीजिए, नहीं हम बताएंगे, काट दीजिए। काय के लिए डिजिटल अरेस्ट बोल के कोई भी व्यवस्था इंडियन कानून में है नहीं, कोई भी व्यवस्था है नहीं। अरेस्ट होता फिजिकली। अगर पुलिस को सचमुच हमको अरेस्ट करना है तो वो मेरा घर में आएगा, हमको फोन करके नहीं बोलेगा आपको हम अरेस्ट कर लिया, आप आ जाइए। ऐसा नहीं होता है। इट मिनिमम है, मिनिमम सेंस। जी सही किया सर आपने, बिल्कुल। बिल्कुल सही बात है ये तो। हम लोग अगर, देखिए ललित जी, हम लोग अगर मुर्गा बनना चाहते हैं तो कोई भी हम लोग को बचा नहीं सकता। हम लोग को अलर्ट होना होगा, सब कुछ बोल देगा कर देगा, हम लोग बैठे रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। हम लोग को भी सोचना है कि कैसे अपने आप को बचाना है। अभी डिजिटल वर्ल्ड चल रहा है, इसमें बहुत सा प्रॉब्लम आएगा, तो हम लोग को इससे बचना है। बचने का तरीका ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, कैसे काउंटरिंग द डिजिटल अरेस्ट एंड साइबर फ्रॉड, ये आज का टॉपिक है। तो काउंटर कैसे करें, ये काउंटर करने का तरीका हम बता रहे हैं। हम 2-3 तरीका बताए आपको, मेरा जितना समझ में आया मैंने बताया, और सब मेंबर लोग बताएंगे उन लोगों का जो एक्सपीरियंस है। लेकिन सरकार कर देगा, थाना पुलिस कर देगा, तुरंत नहीं होता, देर होता। हम लोग का हिंदुस्तान में सब कुछ देर में ही होता है साहब, टाइम में कुछ नहीं होता है, कुछ भी टाइम में नहीं होता है। आरटीआई का एप्लीकेशन, मामूली सा बात बोल रहा हूँ, पीआईओ को 30 दिन का अंदर जवाब देना है। कभी कभी जवाब आता है 35 दिन में। तो जब फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी, सेकंड अपीलेट अथॉरिटी को इसको हाईलाइट किया जाता है, जो देखिए 30 तारीख में नहीं दिया, 35 दिन बाद दिया। अरे आपको मिल तो किया है ना, मिल तो किया है, मतलब कहानी खत्म। वो जो गलती किया है पीआईओ, उसका बारे में कुछ नहीं बोलेगा। ये तो गांधी का देश है ना, एक थप्पड़ मारने से दूसरा गाल दे दो मारने के लिए। इसीलिए हम लोग का वही बेड़ा गड़क करके रखा है। कानून में लिखा है 30 दिन, तुमको 30 दिन का अंदर हमको जवाब देना है। जवाब मिलना जरूरी नहीं है, सही टाइम में जवाब मिलना चाहिए, कोर्ट का भी चलिए, ऑर्डर है। नरेंद्र सिंह राजपुरोहित जी क्या कहना चाह रहे हैं, आपका कुछ कहना है इस विषय पर? हाँ सर, मेरा ये कहना है कि जो अभी वर्तमान में डिजिटल अरेस्ट जो चल रहा है प्रक्रिया, इसमें सरकार ने ट्यून भी बढ़ाई है। और मैंने एक राष्ट्रीय स्तर का वेबिनार था, अधिवक्ताओं का सम्मेलन था अपने पाली में, तो मैंने उसमें ज्वाइन किया और मैंने उनसे संपर्क करने की कोशिश की, जो साइबर एक्सपर्ट है, जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है, अभी वर्तमान में मुंबई वगैरह और साउथ में भी अभियान चला रहे हैं। तो उन्होंने जो अनुभव शेयर किए, उसमें सर ये साइबर अरेस्ट होने पर या ये जो अपना फ्रॉड चीटिंग हो रही है ऑनलाइन, जो पैसा आ रहा है, अभी यूएसडीटी का पैसा आता है, कुछ भी पैसा आ रहा है, चाहे ये गेमिंग के जरिए आ रहा है, तो उसमें सर हर थाने में सबसे पहले अपने आगरा में कोई विदेशी अपने नागरिक आए थे। आगरा में उनके एटीएम के साथ कोई छेड़छाड़ हुई थी या कोई फ्रॉड हुआ था, तो उसके बाद यूपी की सरकार ने वहां पर सबसे पहला डिजिटल थाना वहां पे शुरुआत की थी अपने आगरा में। तो उसके बाद से ही अब वर्तमान में जो ये ज्यादा फ्रॉड हो रहे हैं, उस पर सरकार ने हर जिले में खोलने की व्यवस्था की है। लेकिन जो जितने भी साइबर जो थाने हैं क्राइम के रोकने के, वहां पर जो एलडीसी यूडीसी लेवल के कर्मचारी हैं, सिर्फ वो लोग खाते को फ्रीज करते हैं और खाते को साइड में हटा के रख देते हैं। और दूसरी चीज, बैंक में जितना भी फ्रॉड हो जाता है, वो लोग उसमें से पैसा निकालते रहते हैं, माइनस में करते रहते हैं, माइनस में करते रहते हैं। इस पर कोई अभी तक सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। और इस पर अभी तक किसी की मतलब प्रार्थी के साथ कोई भी न्याय नहीं हो सकता है। आपके पास पैसे आ गए, साइड में कर दिया, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। उनका कोई पता नहीं है कि किसने किया, कैसे किया, कब किया, कहाँ किया। कोई कहीं पे भी इसकी सूचना नहीं है, ना सरकार के पास डाटा है, ना सरकार इस पर कोई ठोस कदम उठा रही है। और एक चीज उन्होंने और एक बात कही थी, इसमें अवेयरनेस ये चीजें है कि आपको अपने ये जो खातों में जो पैसे आ रहे हैं, ये यूएसडीटी के जरिए कैसे आ रहे हैं, आपको मैं बता देता हूँ कि यूएसडीटी का जो अंदर आप कोइन लगा देते हो, और कोइन के जरिए जो ये टेलीग्राम के माध्यम से और खातों के माध्यम वो पैसा
तो उसको वापस आपने जब भी 2-3 महीने 4 महीने बीतने के बाद आपको पता चलेगा कि वो तो फ्रॉड का पैसा था, तो आपको भरना पड़ेगा। और दूसरी चीज एक और अभी चल रही है, खातों को उधार ले रहे हैं जो ये फ्रॉड वाले चीटिंग वाले हैं। हमारे मारवाड़ में, राजस्थान में कम से कम 1,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। 1,000 करोड़ के मतलब पैसों का ट्रांजेक्शन हुआ है पूरे मारवाड़ में। 25 से 30 गिरफ्तारियां भी हुई हैं। और हर गांव गली में हर व्यक्ति घूम रहा है कि आपका खाता उतार दो, 30,000 देंगे आपको, 50,000 देंगे, 30%, 20%, 50% कमीशन पे। राजस्थान में चल रहा है, दूसरे राज्यों में अभी हुआ कि नहीं हुआ है, वो आप लोग सजग हो जाइए और जागरूक हो जाइए। और दूसरी चीज, फिर बाद में कोई कार्रवाई नहीं होती है, आपको पैसे भरने पड़ेंगे। अभी तक तो सरकार की ये योजना है। तो मेरा तो यही ठीक है। कहना है कि बचाव हुई उपाय अपने को खुद के स्तर पर अभी वर्तमान में करने होंगे। और एक सुप्रीम कोर्ट में या तो याचिका लगानी पड़ेगी, या फिर अपने को सरकार को सबको शामिल होकर एक लिखित में लेटर देना पड़ेगा कि इस पर भारत के जो विदेशों से एआई जनरेट से चाहे तकनीक लाएं, या विदेशी जो तकनीक है जहां पे साइबर फ्रॉड ज्यादा नहीं हो रहा है और वहां की सुरक्षा है, उस हिसाब से भारत में भी ये चीजें लागू की जाए। तो तत्काल प्रभाव से होगा तो ही होगा, नहीं तो ये कोरोना महामारी की तरह बहुत बड़ा एक तरीके से ये भारत में हो रहा है, ये स्कैम है बहुत बड़ा। अपन तो 1,000 करोड़ तक का राजस्थान का कह रहे हैं, पूरे भारत में कितना 1,000 करोड़ का हुआ है, ये आप साथियों कल्पना नहीं कर सकते हो। ये चीज मैंने वेबिनार में अटेंड करके ऐसी चीज कही है। और गुजरात में भी एक अभी चल रहा है, ये जो गुजरात में सरकार ने बैन किया है, इसको क्या कहते हैं, लकी ड्रॉ के नाम पर, ये भी ऑनलाइन फ्रॉड ही है। लकी ड्रॉ सरकार ने बर्बाद बैन कर दिया गुजरात में, लेकिन राजस्थान के बॉर्डर एरिया में तकरीबन 50 से 60 आयोजन होंगे इस महीने में। और एक ड्रॉ में 1 करोड़ से 2 करोड़ में पैसे लोगों से लेते हैं। 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख का वो अपने इनकम कर लेते हैं। तो ये जनता के साथ बहुत बड़ा मतलब स्कैम चल रहा है। अभी राजस्थान से खत्म होने पे होगा तो दूसरे राज्यों में ही आएगा धीरे धीरे। तो अपन सभी को ये सजग रहना पड़ेगा, और जो भी शिवानंद जी भाई साहब का आदेश होगा वो सर्वमान्य होगा भाई साहब। टाइम टू टाइम चेक्स एंड बैलेंसेस मस्ट हैव प्रॉपर विजन एंड एप्लीकेशन। जी धन्यवाद। नरेश कुमार जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ नमस्कार सर, नमस्कार सभी को।